इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। वायुमंडल में अनेक परतें होती हैं जो घनत्व और ताप के अनुसार होती हैं। घनत्व पृथ्वी की सतह पर अधिक और ऊंचाई पर कम होता है। वायुमंडल को 5 भागों में बांट सकते हैं जो ताप के आधार पर होती हैं। पहली ट्रोपोस्फियर जो 8 से 18 किलोमीटर तक फैली है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर तक फैली है। उसके बाद मेमोस्फियर जो 50 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद थर्मोस्फियर यह 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है एक्सोस्फियर जो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम पहले ट्रोपोस्फियर के बारे में जानते हैं। यह पृथ्वी के सबसे समीप है। वातावरण का 75 से 80% द्रव्यमान ट्रोपोस्फियर में ही है। सबसे ज़्यादा बादल और लगभग सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। सभी परतों में सबसे ज़्यादा नमी वाली परत ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल ही है। ट्रोपोस्फियर की निचली परत पृथ्वी की सतह है, लेकिन इसकी ऊंचाई अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग है और इसकी एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जबकि पोल्स पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर की मोटाई इक्वेटर पर पोल से ज़्यादा होती है। ऐसा इक्वेटर पर होने वाले ताप के कारण होता है और ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई मौसम के अनुसार भी होती है। यह सर्दी में कम और गर्मी में अधिक हो जाती है। इक्वेटर पर अधिकतम 20 किलोमीटर और पोल्स पर मिनिमम 7 किलोमीटर तक हो जाती है। इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, तूफान, बादल और बारिश जैसी सभी मौसम घटनाएं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इस परत में तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री कम हो जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में मौसम में भी पर्वत बर्फ से ढके रहते हैं। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल जीव जंतुओं के लिए सबसे सहायक जगह है। यहाँ ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता है यानी तापमान घटता है। इसका कारण है हवा की डेंसिटी कम होना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे हम पृथ्वी पर ऊंचाई पर जाते हैं, डेंसिटी कम होती जाती है। इसका कारण है जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, उनका होना और जिससे तापमान कम हो जाता है। ट्रोपोस्फियर की मैक्सिमम हाइट है। यहाँ मैक्सिमम इक्वेटर पर टेम्परेचर -80 डिग्री और पोल्स पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है और फिर यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इसी कारण की वजह से इसे ट्रोपोपोज कहते हैं। इसके बाद लेयर स्ट्रेटोस्फियर की आती है। यह ट्रोपोपोज के ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई में 50 किलोमीटर है। ट्रोपोपोज की निचली परत 10 किलोमीटर से और मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ट्रोपोपोज की निचली परत की ऊंचाई पर मौसम पर निर्भर करती है, जबकि निचली परत की जो ऊंचाई गर्मी में 20 किलोमीटर तक बढ़ जाती है और सर्दियों में पोल्स पर 7 किलोमीटर तक कम हो जाती है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर की जो निचली परत है उसे
हम ट्रोपोपोज कहते हैं और इसकी जो ऊपरी परत है उसे स्ट्रेटोपोज कहते हैं। इसकी बीच में ओजोन लेयर होती है जो 20 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उन्हें ऑब्जर्व कर लेती है। यही कारण है कि यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। यहाँ ट्रोपोपोज का बिल्कुल उल्टा होता है। एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोपोज लेयर है उसमें हवा के बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की परतें हैं वे लगभग स्थिर रहती हैं और वहाँ का तापमान भी स्थिर रहता है। यही कारण है कि स्ट्रेटोस्फीयर की निचली परत में आसानी से जो कमर्शियल जेट होते हैं, एयर जेट होते हैं, उन्हें उड़ाया जाना ज़्यादा सुरक्षित और बड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हवा पार्टिकल्स होते हैं और ना ही बादल होते हैं, तो रास्ता बिल्कुल साफ़ होता है। इसी तरह से अब हमारा अगला आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर भी वायुमंडल का ही एक हिस्सा है। यह स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर और थर्मोस्फीयर के नीचे की परत है। यह 50 से 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता है। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट आता है कि पृथ्वी का सबसे कम तापमान कौन सी परत में पाया जाता है, तो मेसोस्फीयर में पाया जाता है और वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड जो मेसोस्फीयर की ऊपरी परत पर पाया जाता है। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे मेसोपोज कहते हैं। मेसोपोज के नीचे के बॉर्डर लाइन को स्ट्रेपोज कहते हैं। ये वे परतें हैं जो एक से दूसरी परत के बीच में बॉर्डर लाइन क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को बांटने के बाद दूसरे के पार्टिकल्स यानी दूसरों के गुण चालू हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट लेयर चालू होती है थर्मोस्फीयर। तो जो थर्मोस्फीयर है ये एक्सोस्फीयर की निचली परत है। यह लगभग 90 किलोमीटर से 500 से 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर में टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से बढ़ता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं। हम कह सकते हैं कि थर्मोस्फीयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वह हमारे जो एटमॉस्फेयर लेयर हैं उनमें सबसे ज़्यादा गर्म है। सोलर एनर्जी इस परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यह परत दिन के समय 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रात के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो जाती है, जबकि जब सूरज तेज़ होता है तो इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और इसमें जो थर्मोस्फीयर की ऊपरी परत है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है। और एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे थर्मोपोज कहते हैं और थर्मोपोज की जो निचली परत की बॉर्डर लाइन है उसे मेसोस्पोज कहते हैं, जो थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच की होती है। इसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फीयर। यह एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत है जहां एटमॉस्फेयर ना के बराबर होता है और यानी अंतरिक्ष में शामिल हो जाती है चीज़। यह 500 किलोमीटर से लगभग शुरू होता है और लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें तापमान ऊंचाई पर जाने के साथ साथ बढ़ता है और वातावरण के सबसे हल्की गैसें यहाँ पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। और यहाँ अंतरिक्ष और मैक्सोस्फीयर की जो बाउंड्री है उसे डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद इसलिए अंतरिक्ष और एटमॉस्फेयर की जो बीच की परत है उसे एक्सोस्फीयर मान लिया गया है। ठीक है, यह थर्मोस्फीयर के तुरंत बाद आती है। रिसर्च में बहुत कम ही इसके तत्व मिलते हैं। इसी बीच इसमें एक आयनोस्फीयर आता है। जो आयनोस्फीयर है यानी कि आयन मंडल, तो इसमें आयंस पाए जाते हैं और इस 60 से लगभग 1000 किलोमीटर के बीच में अवस्थित है, जो मेसोस्फीयर के ऊपर और नीचे तक सीमित है। ठीक है,
आयनोस्फीयर की कोई निश्चित बाउंड्री लाइन नहीं है। इस परत में सूरज से आने वाली हाई रेडिएशंस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट और लूज करता है। इस परत में एटम्स और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, जिन्हें आयंस कहते हैं। यह इस परत की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसी कारण से इस लेयर को आयनोस्फीयर का नाम भी दिया गया है। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो वेव्स इस परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर प्रसारित करती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आयंस पाए जाते हैं, जिनसे हम 4000 किलोमीटर तक देख सकते हैं, जिन्हें नॉर्थ में एरोना बोरेलिस कहा जाता है, और जबकि साउथ हेमिस्फीयर में इसे एरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के आयंस रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर वायरलेस कम्युनिकेशन काम करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है, जिसमें अनेक रेडिएशंस और मैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी को प्रभावित करती रहती हैं। अधिकतम समय पृथ्वी इन रेडिएशंस का सामना करती रहती है, जिन्हें सोलर विंड यानी कि सूर्य की वे किरणें, जिन्हें हम सोलर विंड कहते हैं, वे बार बार पृथ्वी से टकराती रहती हैं। सूरज से डिस्चार्ज होने वाले पार्टिकल्स हैं जो, वे 93 मिलियन पर मील्स की स्पीड से पृथ्वी की ओर आते हैं, जिन्हें पृथ्वी के जो नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेटिक फॉर्म है वो उन्हें रिफ्लेक्ट करती रहती है और पृथ्वी की रक्षा करती रहती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें बनी रहती हैं, और जिससे पृथ्वी पर जीवन बना रहता है, यानी कि पृथ्वी जीवन जीने योग्य बनी रहती है। In the sky.